हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदियां यानी कि रिवर्स ऑफ इंडिया की। इस टॉपिक से आपका चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट, केवीएस, DSSB या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस एग्जाम में जीएस का पोर्शन आता है, जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपका भारत की नदियों से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेन मोटिव यूपी टेट क्लियर करना नहीं है। यूपी टेट अगर आप क्लियर करते हैं तो वो केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब के लिए आपको सुपर टेट क्लियर करना होगा और उसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। यूपी टेट जो आपका एग्जाम है वो केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो इतना टफ नहीं आता। यूपी टेट, सी टेट, इसके बाद जो हम जॉब के लिए एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे केवीएस, DSSB, सुपर टेट, इन एग्जाम का जो लेवल होता है वो इनसे यूपी टेट, सी टेट इनके मुकाबले हाई होता है और इनमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपकी कट ऑफ बनती है। अभी आपने देखा होगा रीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 150 में से लोगों के 148 तक भी मार्क्स आए हैं। तो इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है, कंपटीशन का लेवल। तो आपको अगर यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में ही आपको अपनी सुपर टेट की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि जब वैकेंसी आती है उस टाइम केवल आप रिवीजन ही कर पाएंगे, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारा पढ़ पाए। 1 या 2 महीने का आपको टाइम मिलता है जब फॉर्म वगैरह फिल होते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम 1 या 2 महीने के बाद हो जाता है। उसमें आपको केवल आप अपना जो पहले से पढ़ा हुआ होता है उसका रिवीजन ही कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी जो तैयारी है वो पहले से रखिए ताकि जब आपका एग्जाम हो उस टाइम आपको रिवीजन का अच्छे से टाइम मिल जाए। जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए अगर हम अच्छे से रिवीजन ना कर पाए तो हमारी सारी जो प्रिपरेशन है वो बेकार हो जाती है। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना आप जो भी पढ़ते हैं उसके लिए बार बार उसको रिवाइज कीजिए। तो चलिए देखते हैं भारत की नदियों के टॉपिक को। इसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सारी जितनी भारत की नदियां हैं, सारे नदी तंत्र जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सभी नदियों के बारे में हम देखेंगे। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नदियों से आप किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हैं नहीं छूटेगा। ये वीडियो जो है आपको 3-4 पार्ट में मिलेगी क्योंकि अगर एक ही पार्ट में इसको हम देखेंगे, बहुत सारी नदियां हैं तो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कई पार्ट में मिलेगी, आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी नदियों के बारे में। भारत की नदियों का यदि हम वर्गीकरण देखें तो भारत की नदियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की जो नदियां हैं उसमें 3 मुख्य नदी तंत्र हैं। कौन कौन से हैं? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की नदियों में 3 मुख्य नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब जैसे सिंधु नदी तंत्र है, ये मिलकर बना है और भी इसकी बहुत सारी सहायक नदियों से। सिंधु की और कौन सी सहायक नदियां हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी सहायक नदी हैं? सिंधु की झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित और तीस्ता। कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित और तीस्ता। तो जो ये नदियों की सहायक नदियां हैं ये भी आपको याद रखना है, सहायक नदियों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और हम रिवाइज करते हैं। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। गंगा की है यमुना, चंबल, बेतवा, केन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां है दिबांग, लोहित और तीस्ता। इन सहायक नदियों से ही मिलकर इनका नदी तंत्र बनता है।
अब प्रायद्वीपीय नदियां देखते हैं कि कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। इसमें है नर्मदा नदी, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो हिमालय की नदियां जो हैं उन्हें 3 मुख्य नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसमें मुख्य नदी है नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। अब ये जो हमने नदी देखी है, इन सभी नदियों को हम एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कहाँ से ये निकलती है। ठीक है, इसको आगे अब हम डिस्कस करते हैं। नदियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, जैसे अपवाह तंत्र क्या है, एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। इन तरह के जो शब्द है उनका हमें पहले पता होना चाहिए। तो अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है? अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह तंत्र किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। किसी नदी में मिलने वाली सहायक नदियां मिलकर उस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। तो हम एक डायग्राम से हम देख सकते हैं अपवाह तंत्र को। ये है मुख्य नदी और ये है इसकी सहायक नदियां। जब मुख्य नदी के साथ सहायक नदियां जुड़ती है और जिस नदी तंत्र का वे निर्माण करती है उसी को बोला जाता है अपवाह तंत्र। किसी नदी में मिलने वाली सहायक नदियां मिलकर उस नदी का अपवाह तंत्र बनाते हैं। तो अपवाह तंत्र क्या है? मुख्य नदी के साथ जब सहायक नदियां मिल जाती है और जो वो नदी तंत्र बनता है उसी को बोला जाता है अपवाह तंत्र। अब एक टर्म और है एस्चुरी, या फिर हम हिंदी में से बोलते हैं ज्वार नद मुख। ज्वार नद मुख क्या होता है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है। जो समुद्र का खारा पानी होता है जहां वो नदियों के ताजे पानी के साथ मिलता है उसे बोला जाता है ज्वार नद मुख। अब जब नदियां समुद्र में गिरती हैं तो जो उनका मुहाना होता है, जहां वे समुद्र में प्रवेश करती है, वहां एस्चुरी का निर्माण होता है, उसे बोला जाता है ज्वार नद मुख। और इसका जो निर्माण है वो उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है तथा ऐसी नदियां इनका निर्माण करती है जो रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है। एस्चुरी का निर्माण कहाँ होता है? जहां उच्च ज्वार वाला क्षेत्र होता है। और कौन सी नदी इसका निर्माण करती है? जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इमेज में देख सकते हैं, ये जो इमेज है, एस्चुरी जो है जब नदी का पानी समुद्र के पानी से मिला, ये जो सर्कल में आप देख सकते हैं, इस जगह को बोला जाएगा एस्चुरी। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भारत में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो जितनी भी नदियां पश्चिम की ओर बहती है, जौन सी भी नदी पश्चिम की ओर बहती है, जैसे तापी, माही, ये सभी नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा के बारे में भी देखेंगे अभी क्या होता है। लेकिन जो पश्चिम की ओर नदियां बहती है वो करती है एस्चुरी का निर्माण। आप देख सकते हैं कि जब समुद्र का खारा पानी नदी के पानी में मिला तो यहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा क्या होता है? जब नदी बहती है तो उसके द्वारा जो अवसाद निक्षेपण बहाकर लाए जाते हैं, उससे जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे बोला जाता है डेल्टा। इसका जो निर्माण है वो होता है निम्न ज्वार वाले क्षेत्रों में। अभी हमने पढ़ा है एस्चुरी का निर्माण होता है उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में और डेल्टा का निर्माण होता है निम्न ज्वार वाले क्षेत्रों में। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये है डेल्टा। ये दलदली क्षेत्र बन जाता है क्योंकि नदियां जो अपने
साथ अवसाद बहाकर लाती है, यहाँ उसका वो निक्षेपण करती है समुद्र में मिलने से पहले। जो दलदली क्षेत्र होता है उसे ही बोला जाता है डेल्टा। मैंने अभी आपको बताया है जो पूर्व की तरफ नदियां बहती है जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सभी नदी करती है डेल्टा का निर्माण, और जो पश्चिम की तरफ नदी बहती है जैसे तापी, माही, ये करती है एस्चुरी का निर्माण। अब देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, दो तरह के अपवाह तंत्र हमने पढ़े हैं। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है उसमें 3 अपवाह तंत्र आते हैं। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। कौन कौन से है? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। अब ये नदी तंत्र हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है उसमें आते हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी तंत्र। जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पर जो नदियां बहती है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, वो ही सारी नदियां आती है। हिमालयी अपवाह तंत्र में कौन कौन से अपवाह तंत्र आते हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा अपवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आते हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, माही, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां और इनकी सहायक नदियों से बना अपवाह तंत्र। अब एक एक करके इन नदी तंत्रों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी भारत में लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। सिंधु जो नदी है वो उसका उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख जिले में बहती हुई पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की जो और सहायक नदियां हैं उसमें है सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये सभी नदी क्या करती है? आपस में मिलती है और पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। सिंधु जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी है सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये नदियां आपस में मिलकर मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बना कि सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। सहायक नदियां भी पूछ सकते हैं कौन कौन सी है, तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये इसकी सहायक नदियां हैं। और ये कहाँ मिलती है? सिंधु में। ये मिलती है पाकिस्तान में एक मिठानकोट नाम की जगह है, उसके पास जाकर ये सिंधु नदी में मिल जाती है और फिर पाकिस्तान में बहती हुई कराची के पूर्व में ये अरब सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। सिंधु की जो लंबाई की अगर बात करें तो सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है टोटल सिंधु नदी की? 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। एक बार और हम रिवाइज करते हैं। सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, और ये लद्दाख जिले में बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। फिर पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की एक जगह पर इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज ये इससे मिल जाती है और कराची के पूर्व में ये अपना जल अरब सागर में विसर्जित कर देती है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। अब बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम जो नदी है वो पीर पंजाल की पहाड़ियों में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? आप डायग्राम में देख सकते हैं। पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उसमें स्थित शेषनाग झील से निकलती है और जो श्रीनगर शहर है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे हैं। झेलम नदी भी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं उसमें शेषनाग झील से ये निकलती है
और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के ही किनारे है। झेलम नदी कहां से निकलती है? पीर पंजाल की पहाड़ियों में शेषनाग झील से निकलती है। अब बात करते हैं चेनाब नदी की। सारी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं सिंधु की, उन्हें भी हम उनके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी देखेंगे, ताकि जो नदियों से आपका क्वेश्चन पूछा जाए वो आपका मिस ना हो क्वेश्चन। तो चेनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है और हिमाचल में इसे बोला जाता है चंद्रभागा। ये भी आपको ध्यान रखना है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है और उद्गम स्थल है इसका हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है और चंद्रभागा के नाम से इसे हिमाचल प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट जो सहायक नदी है सिंधु की वो है रावी। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के पास में। चेनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रे के पास से और रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से। अब देखते हैं व्यास नदी को। व्यास जो नदी है वो निकलती है व्यास कुंड से। कहां से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। और एक और सहायक नदी है सिंधु की सतलुज। सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के ही निकट पड़ता है राक्षस ताल, वहां से निकलती है सतलुज नदी। व्यास नदी व्यास कुंड से और सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है, लेकिन वो निकलती है चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से और सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल से। जो भागड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर ही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भागड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है? वो है सतलुज नदी पर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1960 में। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जिसमें व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या हुआ कि जो पूर्व की नदियां हैं व्यास, रावी और सतलुज, जो पूर्व की नदियां हैं उनका नियंत्रण मिला भारत को और जो 3 पश्चिम की नदियां हैं सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका नियंत्रण मिला था पाकिस्तान को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हरिके बैराज से। पहला पॉइंट है कि हरिके बैराज, हरिके क्षेत्र जो है वो व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। यहीं से देश की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जो भारत की सबसे लंबी नहर, नदी नहीं, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो कहां से निकलती है? वो निकलती है हरिके क्षेत्र से। और हरिके क्षेत्र कहां स्थित है? ये है व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित। यह जो इंदिरा गांधी नहर है ये पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है। पंजाब और राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बहती है इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। तो यहाँ आपका जो सिंधु नदी तंत्र टॉपिक है नदियों में से वो कंप्लीट होता है। अगला जो अगले नदियों के पार्ट में हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र हमने इस पार्ट में देख लिया, इससे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम गंगा नदी तंत्र को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।